अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, मुल्क इस वक्त बदस्तूर संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और इस बहरान के बावजूद हुकूमत और PTI की सियासी रस्साकशी जारी है और मिल बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की उम्मीद खत्म हो रही है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान हंगामा आराई के बाद पुलिस ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि लाहौर में जमान पार्क पर पुलिस ऑपरेशन को लेकर PTI ने निगरां वज़ीर आला और IG के खिलाफ मुकदमे का ऐलान किया है और पुलिस अफसरान की तस्वीर दिखाकर उनसे हिसाब लेने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान ने आज ये ऐलान किया है कि वो जमान पार्क पर ऑपरेशन करने वाले हर पुलिस अफसर पर केस करेंगे, जबकि अहम बात यह है कि PTI ने पीर को लाहौर में जलसे का ऐलान किया था, मगर अब इमरान खान ने जलसा आगे बढ़ाकर बुध को मीनार पाकिस्तान के बाहर करने का ऐलान किया है। वो अकेला कर रहे थे, प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये IG इसके ऊपर भी केस होगा, और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करें। पुलिस वालों को कह रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है आपको हिसाब देना पड़ेगा। बुध को हम मीनार पाकिस्तान करें, और मैं आपको यह भी कह दूं कि इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट की कि पीर को इन्होंने हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने देना है, और फिर गए उधर से, फिर कैंसिल कर दिया। अब हम बुध को कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान। इमरान खान ने आज एक बार फिर लंदन प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत और पुलिस की नीयत उनकी अदालत में हाजिरी की नहीं, बल्कि उनका मकसद उन्हें कत्ल या गिरफ्तार करना था। अहम बात यह है कि कल इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए एक बार फिर बड़े काफिले के साथ अदालत में पेश हुए, जिसके बायस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस और कारकुनों में तसादुम हुआ और इस हंगामा आराई के नतीजे में इमरान खान अदालत में पेश हुए बगैर गाड़ी में ही हाजिरी लगवाकर लाहौर रवाना हो गए और एक बार फिर उनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई। और जिन जज ने उन्हें कल ये सहूलत दी, आज इमरान खान ने उनके हवाले से कहा कि शुक्र है जज साहब को अकल आ गई कि उन्होंने गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली, क्योंकि मैं उस वक्त में पहुंच गया था कि कुछ ऐसी बातें कर देता जो नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात, और ये नजर आया है वहां जो हुआ है इस्लामाबाद में, जो कल हुआ है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था। अगर वो आगे चली जाती चीजें, हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस सेलिंग की, हम उधर गए, और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए। इमरान खान गाड़ी में हाजिरी लगवाने के मामले पर शुक्र अदा कर रहे थे, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर अदालत से शिकवा करते हुए कहा कि अगर इमरान खान की इसी तरह गाड़ी में हाजिरियां लगानी है तो फिर उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, घर बैठे ही हाजिरी लगवा लिया करें। अगर अदालत ये चाहेगी कि वो ये पेश हो तो ये पेश होगा, क्यों नहीं होगा ये पेश। लेकिन अगर इसकी इस सरकशी और बदमाशी के ऊपर उसको प्रीमियम दिया जाएगा और उसकी अदालत में जो है वो गाड़ी में हाजिरी लगा ली जाएगी, तो फिर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा अदालत से, मुझे बेपनाह एहतराम है कि वो इसकी घर पे बैठे की हाजिरी लगा लिया करें। क्या ज़रूरत है इसको तकलीफ़ देने की कि ये इतनी तकलीफ़ करे और ये आए, इसकी घर पे हाजिरी लगा लिया करें। राना सनाउल्लाह अदलिया से शिकवे शिकायत कर रहे थे, जबकि आज उन्होंने पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतालिक अहम बयान देते हुए कहा कि 2 सूबों में अलहदा इलेक्शन गैर आइनी होंगे, इन इलेक्शंस को कोई नहीं मानेगा। ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो होता है, वो एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो। उसमें जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करे। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आएगा। ये इलेक्शन जो है ये मुल्क में फसाद और अनारकी को जो है वो जन्म देगा, ये फितने को जन्म देगा।
इमरान खान के खिलाफ जारी केसेस और इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर उठते सवालात की वजह से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का ये इजलास कल दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाएमल पर गौर होगा। सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या इस माहौल में मिल बैठकर कोई सियासी हल निकल सकता है, इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जो सिचुएशन चल रही है पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा कि पंजाब में ज़मान पार्क में जो सूरत हाल रही, कल इस्लामाबाद में कशीदा सियासी माहौल जो है, इसमें आपको कोई मुज़ाकरात की, बातचीत की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखें, चंद रोज पहले तो उम्मीद पैदा हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट से खिताब किया, तो उसमें उन्होंने बड़ी मुफाहमाना गुफ्तगू की और इसके बाद उसी दिन जब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उससे भी ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन अब जो हालात ने रुख इख्तियार किया है, उसके बाद तो ये उम्मीद मद्दम हो गई है। लेकिन इसके इस सब के बावजूद ये बात तो बेहद लाजम है ना कि फरीकैन एक दूसरे के साथ बैठें और रास्ता तलाश करें। इंतखाबात तो इस मुल्क में होने हैं, उनको तो कोई टाल नहीं सकता। कोई तारीख का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अब ये सब इनको मिलकर बैठना चाहिए। तलखी जितनी बढ़ेगी, फसाद जितना बढ़ेगा, उससे हुकूमत को भी नुकसान पहुंचेगा और जाहिर है कि फिर इमरान खान साहब को भी फायदा नहीं होगा। आज तक हमने तारीख में देखा है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है और जो शख्स विक्टिम हुआ है उसके साथ हमदर्दी बढ़ी है, तो खान साहब जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि वो विक्टिम है और हुकूमत पर वो जारहियत का इल्जाम लगा रहे हैं। हुकूमत उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन जब कोई शख्स हुकूमत में होता है तो उसकी बात से ज्यादा तवज्जो से अपोजिशन की बात सुनी जाती है। तो एक दूसरे को ताने देने से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मामला संवरेगा नहीं और सुधरेगा नहीं। एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बातचीत करनी पड़ेगी। ये हमारी आरजू भी है और ख्वाहिश भी है और दुआ भी है। सही। आसमा शिराजी साहिबा, आपको क्या लगता है इस वक्त मुल्क, हम देख रहे हैं कि शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुआशी बहरान को मजीद बढ़ा रहा है। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ 96 मुकदमात दर्ज कर चुकी है, जबकि इमरान खान की बात करें तो वो भी काफिले के बगैर अदालत में पेश नहीं होते, जिससे तसादुम होता है, हालात कशीदा होते हैं। आपके ख्याल में आपका क्या एनालिसिस है, हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर। हालात एक ऐसे नहज पे पहुंच गए जहां पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से बात मुज़ाकरात पे जाके ख़त्म होगी, जो कि होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से स्टांस आया है सामने दोनों अतराफ़ का, और ख़ास करके इमरान खान साहब का, देखिए एक मामला एक पेशी से शुरू हुआ था, एक हाज़री से शुरू हुआ था, एक अदालत के सामने जाने से शुरू हुआ था, और वो मामला कहाँ और किस तरह वो रुख इख्तियार कर गया है कि कल इमरान खान साहब अदालत के बाहर बैठे रहे लेकिन अदालत के अंदर नहीं गए। और जो अदालत के अंदर ड्रामा हुआ है, अगर आप उसको सुने तो आपको साफ ये नज़र आएगा कि अदालतों को किस तरह से यरगमाल बनाया जा रहा है। ये हमने माजरत के साथ, ये हमने कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतशार था जिन इलाकों के अंदर, वहाँ तो हमने ये सूरत हाल देखी थी। मगर हमने पाकिस्तान के कैपिटल में या पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़ी सियासी जमात या बड़े रहनुमाओं की तरफ से इस तरह का रवैया और इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी थी। इन्हीं अदालतों के सामने पाकिस्तान के तमाम रहनुमा जो है वो पेश होते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर उनके बाद भी आप देखिए मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, जितने भी लीडर्स हैं
वो सबके सब ये बात कहते रहे कि उनके खिलाफ गलत मुकदमात जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं। उनका अपना एक एहतजाज होता था, वो अपनी एक उनका एहतजाज और एक इजहार होता था, और वो ये कहते थे कि उनके ऊपर गलत मुकदमात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करते रहे। लेकिन कल आप देखिए कि इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठे रहे, वो अंदर नहीं गए, और फिर जिस तरह से वो फाइल गुमी और फिर जिस तरह से अदालत के सामने पुलिस वालों ने जाके बताया, वो सब अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है। तो क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जब भी वो तकरीर करते हैं वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ काम करते हैं। जो आज उन्होंने किया है काम करते हैं। यही बात शामी साहब से भी इस पर मैं कॉमेंट लेना चाहूँगा कि आपके ख्याल में शामी साहब, फिर खान साहब, जो आसमा शराजी साहिबा भी बात करें, खान साहब इस वक्त क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, और क्या ऐसा तो नहीं कि हुकूमत ऐसा चाह रही है कि हालात कशीदा हों जिसके नतीजे में इलेक्शन मुलतवी किए जा सकें, या खान साहब खुद हालात कशीदा करना चाहते हैं? देखिए, हुकूमत पर भी ये इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन खान साहब की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है। वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात हों और दोनों सूबों के इंतखाबात जो मुकर्रर तारीख जो है या सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक हो जाएं, और उससे पहले उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना चले या किसी मुकदमे का फैसला ना आने पाए, और उनको जेल भेजने की और उनको नाअहल करने की कोई कोशिश कामयाब ना होने पाए। तो इसलिए वो अपने पत्ते खेल रहे हैं, फेंट रहे हैं, और हुकूमत अपनी कोशिश में लगी हुई है। देखिए, ये सियासत जो है ये शतरंज का खेल है। अभी मेरी बहन आसमा कह रही थी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब और दूसरे सियासी रहनुमा जितने भी थे वो अदालतों में पेश होते रहे और उन्होंने कभी चूं चरा नहीं की। तो उसी से तो सबक सीखा है खान साहब ने। उनका ख्याल यह है कि ये आराम से अदालतों में जाते रहे और वहां से सजाएं पाते रहे, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, इख्तदार से हाथ धो बैठे। तो खान साहब ने यह सबक सीखा है कि मुकदमा चलने ना दिया जाए, मामला आगे ना बढ़ने दिया जाए, फैसला होने ना दिया जाए, और इंतखाब जो है वो पहले हो जाए, सियासत के मैदान में मुकाबला पहले हो और बाकी मामले पीछे चले जाएं। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत को भी सब्र और तहम्मुल के साथ मामला करने होंगे, वगरना अगर उलझाव बढ़ेगा तो उलझाव का फायदा अपोजिशन को होता है, हुकूमत को नहीं होता। ये बात समझ लेनी चाहिए। और ये जो पब्लिक सेंटीमेंट है जो अपोजिशन के साथ हो जाता है एक फितरी तौर पर, तो खान साहब की पूरी कोशिश है कि वो विक्टिम कार्ड खेलें और उनके साथ सेंटीमेंट पब्लिक का होता चला जाए। तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तदबीर के साथ काम करने की जरूरत है। आसमा शराजी साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि मरियम नवाज कहती हैं कि तराजू के पलड़ों को बराबर करने से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसा इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। आपको लगता है कि पंजाब और केपीके के इलेक्शन वक्त पर होंगे? अभी अगर इंतखाबात होते हैं तो ये इंतखाबात 2 सूबे तो हो जाएंगे, लेकिन 2 सूबे बाकी जो हैं वो क्या कहेंगे इसके बाद? पहले से वो कह रहे हैं, मतलब अभी इम्तियाज आलम साहब ने एक करारदाद या वो जो खत था वो लिखा, और उसके ऊपर मैंने भी कहा कि बिल्कुल इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होने चाहिए। हम सबका ये कहना है, ये कानून और आइन कहता है कि इंतखाबात अपने वक्त पर हों, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हमेशा के लिए 2 असम्बलियों के इंतखाब 6 महीने पहले हुआ करेंगे? हमेशा के लिए क्या आपको लगता है कि ये 2 इंतखाब जो हैं ये मर्दमशुमारी के बगैर होंगे? ये खुद इमरान खान साहब अपने हाथ से लिख के देके गए हैं कि जब तक सेंसस पाकिस्तान में नहीं होता इंतखाब नहीं होना। ये खुद हल्का बंदियों के हवाले से इमरान खान साहब कह बैठे हैं। ये खुद इलेक्शन कमीशन 7-8 बार खुद हमने रिपोर्ट किया है इमरान खान साहब के दौर में कि वो खत लिख चुके हैं कि आप इसके ऊपर स्पीड अप करें काम, ताकि हम अपना काम मुकम्मल करें इलेक्शन तक। लेकिन तब तक जूं भी नहीं रेंगी थी। और आपको याद होगा 9 और 10 अप्रैल की रात को जब कोर्ट के अंदर ये मामला गया था
तो वहां ये सारे मामला सामने आए थे, जब भी कोर्ट ने कहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो मेरा ख्याल है ये सारे उलझाव खुद इमरान खान साहब पैदा करके गए हैं, हमें उस रियलिटी को सामने देख के आगे बढ़ना चाहिए। शामी साहब, कल जो सूरत हाल थी, हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो स्ट्रैटेजी अपनाई, आपको लगता है कि वो दुरुस्त थी? आपको लगता है कि इससे इमरान खान को अदालतों से पेशी से इस्तिस्ना लेने का जवाज फराहम हो सकता है? देखिए, नतीजे के एतबार से तो इमरान खान कामयाब रहे और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे थे वो उनको पेश नहीं कर सके। अभी राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें फहरिस्त फराहम की गई थी कि इन लोगों के अलावा कोई जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल ना होने पाए, लेकिन राना सनाउल्लाह जो भी कहें, अमली बात यह है कि कल फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, खान साहब अदालत में पेश नहीं हो सके और इल्जाम भी उन पर नहीं आ सका। अदालत ने खुद ही उनका एक कागज उनके पास भेजा और उसके दस्तकाजी इस पे दस्तखत कर दीजिए और आपकी हाजिरी कबूल हो गई। तो नतीजे के एतबार से तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो इमरान खान साहब के घर पे जिस तरह पुलिस गई है उनको उसकी मौजूदगी में जाना चाहिए था और फिर जो अदालत के साथ मामला हुआ था उसके मुताबिक जाना चाहिए था। अब ये मामला इमरान खान साहब ने कहा है कि वो पुलिस वालों के खिलाफ दरखास्त देंगे, तो जिस अदालत में यह यकीन दहानी कराई गई थी, जाहिर है वो उसका जायजा ले सकेगी कि कहां तक उस पर अमल हुआ, कहां तक नहीं हुआ। लेकिन देखिए, चादर और चारदीवारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिफाजत, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बात हमारी निगाह से ओझल नहीं होनी जिम्मेदारी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मुल्क के सियासी हालात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अतातार साहब, उनसे भी उनकी राय लेंगे इस तमाम तर मामले पर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। अतातार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, सियासी माहौल दिन ब दिन कशीदा होता जा रहा है और जो मामला चल रहे हैं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। कब तक मुल्क ये सब बर्दाश्त करता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में हमेशा से ये रिवायत रही है कि जब भी किसी सियासतदान को अदालतों ने बुलाया है या किसी तहकीकाती इदारे ने बुलाया है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हों, उनके मेंबर्स हों, सीनियर अरकान हों, वो अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, वो गिरफ्तारियां भी देते रहे हैं और वो अपने खिलाफ सजाएं भी सुन के कैदोबंद की सऊतें भी बर्दाश्त करते रहे हैं। मगर इस मुल्क में एक अनोखा रिवाज डल गया है कि इमरान नियाज़ी साहब वो जेल जाना नहीं चाहते और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके उसको सियासी जमात से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि जिसमें कुलअदम तंजीमों के दहशतगर्द उनके साथ मौजूद होते हैं। उनके पास पेट्रोल बम्स, असला, कंचे, डंडे, सोटे और ये सारी चीजें, पत्थर मौजूद होते हैं। जिस तरह कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, इससे पहले जमान पार्क में जो हुआ, तो ये गिरफ्तारियां तो देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए थे, मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने अटक किला काटा, जिलावतियां काटी। और ये जो बात कर रहे हैं अब कि जी वो खातून अकेली घर पे थी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कराची के होटल में जब उसका दरवाजा तोड़ा गया था तो क्या वो खातून नहीं थी? तब तो ये नारे लगाते थे और तालियां बजाते थे। हम चाहते, हमने तब भी रिस्ट्रेंट शो किया, हम एक सियासी जमात हैं, हमने रद्द अमल दिया, हमारी बहन है वो, हमने उसका रद्द अमल भी शो किया, मगर हमने कभी भी पुरतशद्दद कार्रवाइयां नहीं की। हमने कभी भी दहशत गर्दों की तरह जिस तरह ये कर रहे हैं इस तरह के मामलात नहीं किए। ये जो अब जमान पार्क को एक तो ये तो चलता रहेगा, तो फिर मामलात यानी बेहतरी की तरफ या मुज़ाकरात की कोई अवाम क्या फिर सोचे? अवाम फिर यही सब देखते रहे जो रोज हो रहा है, टीवी पर नजर आ रहा है? बात यह है, इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करे मुस्लिम लीग नून, इस मुल्क में मोटरवेज बनाए मुस्लिम लीग नून, इस मुल्क में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बनाए मुस्लिम लीग नून। ये 4 साल में बादशाह सलामत आए, हर चीज को तबाह बर्बाद कर दें, मईशत का बेड़ा गर्क कर दें
और उसके बाद अब मुल्क में जब इक़्तिदार से ये निकल गए हैं तो ये एनार्की फैलाएं और एनार्की फैलाना चाहते हैं, तो इनको ये फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। और देखिए, ये जो IMF का अग्रीमेंट है हमने तो नहीं किया, ये तो इमरान नियाज़ी साहब करके गए थे। अब हम उनका किया भुगत रहे हैं। हमने रियासत की भी जिम्मेदारी ली है, मईशत की भी जिम्मेदारी ली है, अब चीज़ों को बेहतर करने की तरफ लेके जा रहे हैं। मगर ये बात इनको काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो उनकी अना इतनी बड़ी है कि वो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। और उनका ख्याल है कि अगर उन्हें इक़्तिदार ना मिला तो फिर वो जिस तरह मर्जी इस मुल्क का नुकसान चाहे वो कर दें। ही सैडली मिस्टेकन। रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करना, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना, दहशतगर्द तंजीमों के लोग अपने साथ लेके आना, तो ये जो इसका नाम जो है वो PTTP हो जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल एक दहशतगर्दों वाले कामों में ये मुलव्वस हो गए हैं। तो इनके होते हुए और इनकी इन कार्रवाइयों के होते हुए तो मुझे तो उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। अब स्टेट को अपनी अच्छा सही, अतातार साहब, दो अहम बयानात पर आपका कमेंट चाहेंगे, और वो ये है कि एक तो मरियम नवाज ने जो कहा है कि तराजू के पलड़ों को बराबर करने से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते। तो अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आपको नहीं लगता कि मामलात मजीद इंतशार की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, उसकी भरपूर तैयारी शुरू कर दी है, मगर तराजू के पलड़े नजर आ रहे हैं कि उनका झुकाव एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। उसको तमाम केसेस में ब्लैंकेट बेल भी दे दी जाती हैं, दरखास्त जमानत अभी रस्ते में होती है, मंजूर पहले कर ली जाती है, पता होता है लोगों को कि आउटकम क्या होगा। फिर उसके बाद जब भी कोई मुकदमा होता है, स्टे ऑर्डर देने में बहुत ज्यादा उजरत से काम लिया जाता है। तो एक सियासतदान को अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, तो दूसरी को बेटी जो है छुपाने पे क्या नहीं निकाला जाना चाहिए? क्या ये तमाम केसेस इल्तवा का शिकार रहेंगे क्योंकि वो एक बदमाश का किरदार अदा कर रहा है, वो एक दहशतगर्द का किरदार अदा कर रहा है? तो देखिए, जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते, इंतखाबात वाकई मुमकिन नहीं है और ना होने चाहिए हैं। और मुल्क की तारीख है कि कभी भी जो आर्टिकल 224 है आइन का, कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसे मुमकिन है कि सूबे में फेडरल में हम हों और हमारे होते हुए आपके ख्याल में इंतखाबात ताखीर का शिकार होते दिख रहे हैं जो आप बात करें? एक और बड़ी अहम बात, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो खिताब वो करते हैं, लंदन प्लान का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। कुछ आपको इस लंदन प्लान के बारे में इल्म है? एलैबोरेट कर सकते हैं, ये लंदन प्लान है क्या, किसका है ये प्लान? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इल्म है। ये उसी तरह है जिस तरह अमरीकी साजिश कहा गया था और पूरी कौम को कहा गया हम कोई गुलाम हैं, लोगों ने स्टिकर लगा लिए गाड़ियों पे। ये उसी तरह इनको इल्हाम हुआ है या इनको ख्वाब आया है या इनको पता नहीं क्या, ये समझते हैं अपने आप को। और ये एक अजीब किस्म की एक मन घड़त और बेबुनियाद किस्म की साजिशें बना लेते हैं अपने जहन में, तो फिर उस पर ही यूटर्न लेते हैं बाद में। तो ये लंदन प्लान जो है, ये इनके जहन की एक इस्तलाह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और मुझे लगता है कि इनका साइकाइट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो मुल्क का वजीर आज़म रहा हो और फिर कह दे कि जी अमरीकी साजिश से मुझे निकाला गया है, और फिर उस बयान पे मुकर जाए, फिर किसी और का नाम लेना शुरू कर दे, तो ऐसे बंदे का तो ज़हनी तवाज़ुन का एक ज़रूर चेकअप होना चाहिए और साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के लिए और मुल्क की हुक्मरानी के लिए फिट भी है कि नहीं। ठीक, सही। अच्छा अतातार साहब, 22 मार्च को अब पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया है, खान साहब ने। तो अब तो पाकिस्तान सुपर लीग भी ख़त्म हो गई है, तो खुशउस्लूबी से हो जाएगा जलसा, आराम से कर सकेंगे पीटीआई वाले लाहौर में? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त लेनी है और जो प्रेवलेंट थ्रेट्स हैं या जो दहशतगर्दी की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं, उनके होते हुए इनको बहुत सारी गारंटीज भी देनी पड़ेंगी और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करनी पड़ेगी और इंतजामिया से बाकायदा बैठ के मेज के ऊपर नेगोशिएशन करने पड़ेंगे। तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेहतर जवाब देगी, मगर इन्होंने जो पिछले दिनों किया है उसके बाद मेरे हिसाब से तो इनको किसी भी एक्टिविटी की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने इस रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसरों को जख्मी किया है। तो ये किस तरीके से इनको इजाजत दे दें कि ये अपने दहशतगर्द लेके घूमें? और देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट बड़ा ग्रेव है।
बहुत ज्यादा ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की राय है या वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी की राय है इस जलसे के मामले? ये बतौर में सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी थ्रेट है और वो बड़ा ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इनको उसका ख्याल करना होगा। और बाकी फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के उनको इजाजत दें ना दें वो उनकी डिस्क्रेशन है, और इनको मुज़ाकरात करके नेगोशिएशन करके इंतजामिया के साथ मामले को हल की तरफ ले जाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तार साहब प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। एक और अहम मामला, IMF प्रोग्राम की बहाली में गैर मामूली ताख़ीर सवालात को जन्म दे रही है। ये प्रोग्राम बहाल क्यों नहीं हो रहा? IMF कौन सी नई शर्त लगा रहा है? इस हवाले से कयास आराइयों और अफवाहों का बाजार तो पहले ही गर्म था, मगर 3 रोज पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बयान के बाद इस हसास मामले पर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से जुमेरात को सेनेट के फ्लोर पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया था कि बताया जाए IMF मुआहिदा क्यों ताख़ीर का शिकार है? क्या IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव बढ़ा रहा है? जिस पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेट को एतमाद में लेते हुए वाज़ेह किया कि किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को डिक्टेशन दे कि पाकिस्तान किस रेंज के मिसाइल रख सकता है और किस रेंज के नहीं। ये फैसला पाकिस्तान खुद करेगा। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So, as for the IMF program delay is concerned, at the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. इसहाक डार ने रज़ा रब्बानी के सवाल पर सेनेट में ये वजाहत दी, मगर आज साबिक वज़ीर ख़जाना और PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार के इस बयान पर इसहाक डार को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि इसहाक डार को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? सेनेट के फ्लोर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से मुतालिक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया गया? वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिले। इसहाक डार साहब ने ये बयान सेनेट के फ्लोर पे क्यों दागा? है वो वजीर खजाना और बात कर रहे हैं एटमी असासों की। क्या उनका ये सब्जेक्ट है? क्या उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि पूरे मुल्क में एक स्पेकुलेशन ने जन्म ले लिया है? सरकार के सेनेटर कह रहे हैं, वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि आए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन अ जॉइंट सेशन, वजाहत करें और पॉलिसी स्टेटमेंट दें ताकि ये स्पेकुलेशंस दम तोड़ जाएं। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म से कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि जब इसहाक डार ने यह बयान दिया और इसके बाद PTI समेत दीगर हल्कों की जानिब से इस पर सवाल उठाना शुरू किए तो उसी रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पे कयास आराइयाँ बदकिस्मती की बात है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कौम के इत्तफ़ाक़ राय और दिफा का अक्कास है और आलमी मयार के मुताबिक महफूज है। तो क्या वाकई IMF पाकिस्तान से मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई मुतालिबा कर सकता है या नहीं, इस पर आगे जाकर बात करेंगे। मगर इससे हटकर बड़ा मसला यह है कि हुकूमत की जानिब से दी गई तारीखें गुजरने के बावजूद अभी तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका, बल्कि हुकूमत ने दोस्त ममालिक से जो मिलने की उम्मीद बांधी थी वो भी मटीरियलाइज नहीं हो सकी। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, वो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। दोस्त ममालिक इन तमाम तर वादा खिलाफियों के बावजूद और इन तमाम तर सुधरी माँ का सलूक पिछली हुकूमत ने किया पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों के साथ,
दोस्त ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात, और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए मुश्किल वक्त है, वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दोस्त ममालिक से फंड्स मिलने के दावे किए गए मगर वो अभी तक पूरे नहीं हुए और अब खबरें ये हैं कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम में ताख़ीर के बाद एक बार फिर दोस्त ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है और दोस्त ममालिक से नरम शराइत पर कर्ज लेने के लिए राब्ते तेज किए जा रहे हैं, जिसके लिए चीन, सऊदी अरब, कतर और UAE से बहुत जल्द मुस्बत जवाब मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मगर अहम बात यह है कि हम पहले भी इस प्रोग्राम में ये हवाले देते रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और मिस्र समेत दीगर ममालिक की मदद के लिए अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है और अब दोस्त ममालिक गैर मशरूत कर्ज देने के बजाय पहले मुआशी रिफॉर्म्स और फिर सरमायाकारी करने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। इस हवाले से बरतानवी खबरसां इदारे मिडिल ईस्ट आई ने अपनी एक खबर में यह दावा किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आसान कर्ज देने से इनकार कर चुका है। खबर में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुक्काम को वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर तैयार नहीं है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अब्दुल बासित साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि IMF प्रोग्राम की बहाली पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है और पाकिस्तान ने सारी शराइत पूरी कर दी है, मगर इसके बावजूद प्रोग्राम नहीं हो पा रहा और दोस्त ममालिक भी मदद को नहीं आ रहे। आपकी क्या राय है? क्या आपको इस पूरे मामले में कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स नजर आती है या मामला सिर्फ मुआशी मामलात तक महदूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ पहलू हैं और एक जहाँ इकनॉमिक डायमेंशन है, IMF को लगता है कि शायद जो हमने कमिटमेंट्स दी हैं वो हम लॉन्ग टर्म में उनको पूरा ना कर सकें, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे इकोनॉमी को दरकार हैं वो हम पूरी ना कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिक्स भी है। हम जानते हैं कि IMF का जो इस वक्त वोटिंग का जो मामला है उसमें 25% अमेरिका का इन्फ्लुएंस है और ऑब्वियसली इस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हम पे हैं मुख्तलिफ हवालों से। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं और IMF के प्रोग्राम इतना एक लिहाज से उसमें एक लंबा अरसा गुजर गया है, अब तक तो हो जाना चाहिए था। फिर दूसरा मसला ये है कि हमने सही शायद मानों में एक तो गवर्नमेंट भी तब्दील हो गई, गवर्नमेंट के तब्दील होने की वजह से भी कुछ मुश्किलात पैदा हो गई। पिछली गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में 2021 में प्रोग्राम ख़त्म करना चाहा तो वो भी मुनासिब नहीं था उस हवाले से। तो बहुत सी वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के आड़े आ गई हैं, लेकिन अब जो है देखते हैं कि मामलात, क्योंकि इसहाक डार साहब तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, वो दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, हफ्ते लगता है महीनों में तब्दील होने जा रहे हैं। तो लेकिन इस प्रोग्राम को जल्द हो जाना चाहिए ताकि तो अब्दुल बासित साहब, लेकिन कयास आराइयाँ की जा रही हैं, खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्या IMF ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई मुतालिबा किया है? क्या आपको लगता है कि इस बार IMF ने ऐसा कोई मुतालिबा किया होगा, क्योंकि हुकूमत तो इसका सिरे से इनकार कर चुकी है? नहीं, ये IMF ये मुतालबा कभी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में कयास आराइयाँ हैं। जब हमने US वगैरह से बात की हो और उनको ये रिक्वेस्ट की हो कि आप ज़रा थोड़ा सा IMF को थोड़ा सा उनको एक लिहाज से हमारे बिहाफ पे बात करें, तो मुमकिन है कि US ने ये बात की हो, क्योंकि अमेरिका माजी में भी हमारे न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अपने खदशात का इजहार करता रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता कि अमेरिका ने बायलैटरली हमसे इस चीज़ का इजहार ज़रूर किया हो और शायद IMF को ये भी कहा हो कि आप फिलहाल ये प्रोग्राम अप्रूव मत करें, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना करें। दोनों चीज़ों में पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन IMF बराह रास्त हमसे इस किस्म के मामलात ना उठा सकता है और ना उठाने चाहिए। ये उनकी जुरिस्डिक्शन से बिल्कुल बाहर हैं ये मामलात। और अब्दुल बासित साहब, PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट में कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे समझौते के लिए पाकिस्तान पर कई सालों से दबाव जारी है और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना बंद करना इन मुतालिबों में से एक है। आपके मुताबिक क्या वाकई अमेरिका या यूरोप, जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना बंद कर दे? हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ज़माने में 1990 में 91-92 में एक हवाले से अमेरिका ने बहुत कोशिश, उस ज़माने में बहुत सैंक्शंस हम पे लगी थी। एक वक्त आया था कि हमने अपना मिसाइल प्रोग्राम कैप भी कर लिया था, लेकिन चूंकि इस पे अब तो देखिए हालात बहुत बदल गए हैं। अब जिस स्टेज पे हमारा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है
उस पे तो अब कोई एक लिहाज से पूरे हमारा नेशनल कंसेंसस है, हमारी जो हमारे एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल का मसला है, हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस और हमारा मिसाइल प्रोग्राम, ही हुकूमत इस पे कोई भी कंप्रोमाइज कर सकती है। और अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अब ये 1990 का पाकिस्तान नहीं है। अब हम दोनों, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। तो ये अमेरिका को, अगर अमेरिका ने ऐसी कोई बात की भी है जो स्पेकुलेशन ही है अगेन, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।